हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज़ में आज हम 23 अप्रैल का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो जिसमें पहला आर्टिकल है ये है अ टाइम फॉर प्लेनेटरी सॉलिडारिटी। इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स कि अभी कुछ कोविड-19 आया है, पैंडमिक पूरे विश्व में फैला है। तो जो विश्व भर में एकजुटता दिखाई दी है और जो आगे और जिसकी आगे भी ज़रूरत है, उसी के बारे में इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। तो जैसा कुछ रिसर्च में पाया गया है कि किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन की मतलब होती जरूर, मतलब अगर आप कोई भी एक एक्टिविटीज़ को प्रतिदिन 21 दिन तक करेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। लेकिन कोविड-19 ने हमें ये सिखाया कि रातों रात लोग घर में रहना सीख गए। जो लोग बाहर बहुत घूमते थे, मीन्स उनके अंदर एक हैबिट डेवलप हुई है कि वो घर में रहने लगे हैं। सैनिटेशन, जो लोग जो है कम सफाई का ध्यान रखते थे, वो भी जो है काफ़ी अपने सफाई का ध्यान रखने लगे हैं। तो ये एक चौंकाने वाली स्थिति है। और ये कोविड-19 कुछ अलग अलग पिक्चर्स भी शो करता है, जो कि अभी जो हमारे इंडिया में हमने देखा। पहला क्या है? पहला है कि लोगों का और किसी भी कम्युनिटी का और पूरे देश का जो एक रिस्पांस है किसी भी इस क्राइसिस के अगेंस्ट, वो हमें देखने को मिला है। जो कि हमें भविष्य में कोई भी क्राइसिस मान लीजिए आती है तो उसमें उसको लेके एक निर्देश देता है कि आगे भी मान लीजिए कोई क्राइसिस आती है तो उसके पहले ही कुछ जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं वो सरकार को लेना चाहिए, चाहे वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका हेल्थ से रिलेटेड हो फ्रेंड्स। और दूसरा क्या पिक्चर शो करता है फ्रेंड्स कि जो आपके सरकार के बजाय जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हमने देखा कहीं कहीं पे कुछ लोग जो वॉलंटियर्स हैं वो लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, उनको उनको जो है पानी दे रहे हैं। और हमने हमने कई कई न्यूज़पेपर में, आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। तो ये सब एक लोगों के, और वो अपनी जान जोखिम में डाल के दे रहे हैं। तो ये भी एक लोगों के अंदर जो एम्पैथी है, हमारे जो गरीब वर्ग हैं, वो भी हमको देखने को मिली है इस पैंडमिक में। और हमने ये भी देखा कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो पुअर हैं, वो किस तरह अपने जहाँ पे हैं वो मीन्स की है माइग्रेट, वहाँ से पैदल चलते हुए आ रहे हैं हाईवेज़ पे। हमने बहुत सारी ऐसे ग्रीन पिक्चर्स हमारे आप आपने देखा होगा। तो ये भी एक कोविड-19 एक पिक्चर शो करता है। और ये आगे इसमें इसमें सरकार को करने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सब पिक्चर्स कोविड-19 हमारा शो करता है। और ये कोविड-19 हमें कुछ लेसन भी सिखाता है फ्रेंड्स। क्या क्या है? पहला है कि इंटरनेट का एक्सटेंसिव यूज़ हुआ है। किस किसके लिए सर? फ्रेंड्स, कुछ नया सीखने के लिए और कुछ नया करने के लिए। हमने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग कुछ ऐसे डिशेस बना रहे हैं, और कुछ लोग अपना कुछ पढ़ाना प्रारंभ किए हैं। और अलग अलग जो उनके अंदर कला है उसको जो है यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो कोविड-19 ने ये एक अपॉर्चुनिटी लोगों के अंदर डेवलप दी है कि हाँ, ये भी एक क्षेत्र है जिसमें हम और जो हमारे युवा हैं और जो हमारे देशवासी हैं उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा क्या लेसन ये सिखाता है कोविड-19 कि जो इंटरनेशनल वीडियो मीटिंग्स हैं वो भी हुई हैं। जब कोविड-19 इंडिया में आया था तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वर्चुअल मीटिंग रखी थी सार्क मेंबर्स के मध्य। तो वो जो कि पहले जब कोविड-19 नहीं आया था उसके पहले जो है अलग अलग प्लेसेस में, दूसरे देशों में जो है देशों के लोग आते थे। तो उससे काफ़ी इन्वायरमेंट को बुरा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि जब प्लेन से आएंगे जो भी आएंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन एमिशन ही होगा। तो ये भी लेसन शो करता है कि वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती हैं। तीसरा क्या शो करता है? तीसरा शो करता है कि जो अननेसेसरी फ़्लाइट और जो लोग जो है व्हीकल से ट्रैवल करते हैं इधर उधर, वो भी उसमें भी एक कर्टेल किया जा सकता है। अगर हम जो है इंटरनेट से लोगों से बात कर ले रहे हैं, इंटरनेट से लोगों से जो है मान लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है, अगर हम उसको जो है बहुत ज़रूरी नहीं है, तो अगर उसको इंटरनेट से हो जा रहा है, वीडियो कॉलिंग से या वॉइस कॉलिंग से, तो उसके लिए जो अननेसेसरी फ़्लाइट को लोग बोर्ड करते हैं, यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं, तो ये भी कम किया जा सकता है। और आगे चौथा क्या क्या शो करता है
कि वर्क फ्रॉम होम क्या है फ्रेंड्स, कि जो इस कोविड-19 से जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद पड़ी हुई हों, चाहे आपकी एमएनसीज़ हों, चाहे वो आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हों, मतलब जो आपकी मेनली आपकी जो ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। तो जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है ये भी काफ़ी प्रचलन में है, पहले भी था लेकिन इस समय कोविड-19 से काफ़ी प्रचलन में है। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, जो अननेसेसरी लोग ट्रैवल करते थे, इससे जो उससे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता था वो भी कम हुआ, क्योंकि हम देखते थे हमारे नोएडा में, गुरुग्राम में, मुंबई में, पुणे में देखे होंगे आप लोग कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक जो है लगता था। तो इससे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो काफ़ी होता था, तो उसमें कुछ कर्टेल किया जा सकता है भविष्य में। और क्या हो सकता है इससे, क्या बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम से फ्रेंड्स, कि जो चाइल्ड केयर है, जैसे सरकार बात करती है कि जो है जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाने के लिए सरकार नेशनल क्रच मिशन चलाई थी, जो अलग अलग जो एमएनसीज़ हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, उसमें क्रच की सुविधा को प्रदान किया जाए ताकि जो है जो वुमेंस वर्कर हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। तो अगर वर्क फ्रॉम होम होगा तो जो वुमेंस होंगी और जो जो मेंस होंगे वो अपने अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सकेंगे, और जो डोमेस्टिक वर्क है और जो चाइल्ड केयर है उसके बीच में बैलेंस बनाया जा सकता है। पाँचवा क्या शो करता है फ्रेंड्स, कि जो ऑनलाइन स्कूलिंग देखी हुई है, काफ़ी ऑनलाइन लेक्चर्स जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं अलग अलग स्कूल द्वारा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। इससे क्या होगा फ्रेंड, अगर इसको आगे ओपन स्कूलिंग या कॉलेजेस का कंसेप्ट ऐसा डेवलप किया जाए जिससे ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाए लोगों को, तो जो हम आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो क्या बोलते हैं एडमिशन फ़ीस चार्ज करते हैं प्राइवेट संस्था वाले। इस स्कैम को भी जो है उजागर किया जा सकता है भविष्य में। और क्या शो करता है फ्रेंड्स आगे, ये हमारा पेंडेमिक छठवां क्या है, 5 पॉइंट डिस्कस किया हम लोगों ने। छठवां क्या है, छठवां ये है कि हमें ये सिखाता है कि जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जो फिजूल खर्च वस्तुएं हैं और जो महंगी जो हमारे क्या बोलते हैं लग्जरी गुड्स हैं, उनमें जो डिफरेंस है, जो उसमें एक डिफरेंस है वो शो करता है। कैसे, जैसे हमने देखा जो हमारा फूड है और ग्रेन्स वगैरह ये हमारा इसेंशियल प्रोडक्ट है, लेकिन जो अगर हम मूवी देखना हो गया, शॉपिंग करना हो गया, और जो हमें जो मान लीजिए कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं लोग, सोलो ट्रिप करते रहते हैं या फिर ये सब करते हैं, तो उस पर कर्टेल किया जा सकता है और एक सिंपल लाइफ जी जा सकती है, जिससे जो हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है इससे। तो ये सब लेसन ये हमारा शो करता है। और एक लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स, कि जो ग्रीन ग्रोथ का कंसेप्ट है, ये क्या है फ्रेंड्स, कि हम सब देखते हैं कि जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कार्बन एमिशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे जो इन्वायरमेंट पे है काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है और इससे अलग अलग इसके दुष्परिणाम भी दिखे हैं। तो जो ग्रीन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है, कि यही कि सरकार कहती है कि क्या बोलते हैं एफॉरेस्टेशन किया जाए, मतलब बहुत सारे पेड़ लगाए जाएं, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको जो एमिशन है उसको कम किया जाए फ्यूल का, और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप, मतलब जो आपके हाइडल हैं, न्यूक्लियर हैं, विंड पावर प्रोजेक्ट हैं, इन सब को डेवलप किया जाए ताकि जो एमिशन है कार्बन का वो कम हो। तो अगर हम लोग इन सब जो हमने पहले डिस्कस किया, अगर इन सब एक्टिविटीज़ जो आपके 6 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, अगर 6 पॉइंट को सरकार आगे एग्जीक्यूट करती है तो जो एक ग्रीन ग्रोथ का कंसेप्ट है जो कि सरकार को एक्स्ट्रा बर्डन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि अगर हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे, हमारी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप करती है सरकार, तो उससे एक्स्ट्रा बर्डन आता है सरकार के ऊपर, तो उस पर कर्टेल किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इस कोविड-19 को कंटेन करने के लिए यूएस गवर्नमेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने 2 ट्रिलियन स्टिमुलस प्लान जो है घोषित किया है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था स्टिमुलस पैकेज क्या होता है। तो जो मेनली आपका क्या बोलते हैं, जो आपके उनके कंट्री में कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको वो करने के लिए ये किया गया है। तो लेकिन जो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है, जो 2.7 ट्रिलियन वो है इकोनॉमी। तो जो हमारा इंडिया है वो इतना बर्डन नहीं बेयर कर सकता है। तो अभी जो हमारे जो मोस्ट वल्नरेबल हैं उनका ध्यान सरकार रख सकती है। कैसे, जो हमारा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम है
वो वर्किंग क्लास के लिए जा अगर उसको सरकार लाए तो वो ये बहुत ही एक उम्दा कदम हो सकता है। तो ये तो हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है। तो 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में ये ये जो है कंसेप्ट जो है लाया गया था अरुण जेटली जी द्वारा, पार्लियामेंट में जब इसको पेश किया गया था तो उन्होंने लाया था। तो ये होता क्या है फ्रेंड्स, ये एक सोशल वेलफेयर स्कीम होती है, ये उसका अल्टरनेटिव है। और इसमें मेनली क्या किया जाता है कि रेगुलर पीरियोडिक कैश पेमेंट किया जाता है किसको, और मतलब पूरे जितने भी आपके सिटीजन हैं उन सब को कैश पेमेंट बिना किसी शर्त पे दिया जाए। ये हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। तो ये कंसेप्ट अभी अगर हम लोग इसको ईजाद करते हैं, अगर इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो जो हमारे जो डेली वेज अर्नर हैं, वर्कर हैं, उनको जो है जो काफ़ी जो नुकसान हुआ है उस पर एक लगाम लगाई जा सकती है। और जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उसको उनके जो कंडीशन उनको इम्प्रूव करने के लिए, और आगे कोई ऐसी क्राइसिस आती है तो उस पर ध्यान देने के लिए जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको रोबस्ट बनाया जाए। और जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हीकल इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरलाइंस हैं, बिजनेस हैं, बैंक्स हैं, उनको उनको अभी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सबसे वल्नरेबल है उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने बात की इसकी। लास्ट में ये आर्टिकल में कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और जो हमारे साइंस, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें इंटरवीन करना, ह्यूमन का इंटरवेंशन जो है ज़रूरी से मीन्स होने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये कोविड-19 ने दिखाया है। और हमारे यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने कहा है कि ये क्राइसिस अभी सॉलिडारिटी, एकजुटता की मांग करती है, ताकि जो है पूरे विश्व में इसको एकजुटता से लड़ा जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट आर्टिकल है विलेज के बारे में, मतलब कि जो विलेज की जो कंडीशन है, हमने देखा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जो माइग्रेंट्स हैं उनकी क्या दुर्दशा हुई है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आर्टिकल है, ये कृष्णा कुमार जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर हैं। ये इसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं उनको छाट के आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि ये शुरुआत करते हैं आर्टिकल में कि जो 1991 के बाद जो हमारा एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। एलपीजी रिफॉर्म क्या है दोस्तों? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उससे जो सरकार का रोल था उससे उसमें कम हो गया, और जो प्राइवेट का रोल था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जो आपका जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट है ये भी डेवलप हुआ, चाहे वो रोड में देख लीजिए, चाहे वो स्कूल में देख लीजिए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, चाहे वो हर जगह देखेंगे आप, ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी पॉपुलराइज हुआ उसके बाद से। तो जो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, हमने देखा कि वो हमने कल भी डिस्कस किया था आर्टिकल में कि 1.2% है सेंटर और स्टेट का मिला के जीडीपी के में, जो कि बहुत ही कम है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो सरकार की जो एक्सपेंडिचर है हमारा हेल्थ और एजुकेशन में वो कितना कम हुआ है। तो इससे क्या होगा अभी आगे इसमें देखेंगे। तो इससे ये हुआ फ्रेंड्स, जो हमारा विलेज, जो हमारे जो सबसे लोअर लेवल पे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे हैं, हमारा जो विलेज हैं वो काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो विलेजेस हैं वो काफ़ी बुरी अवस्था में हैं फ्रेंड्स। और अब इस आर्टिकल में आगे बात करते हैं कि वो उनकी जो दुर्दशा है अभी विलेजेस की, हमारे जो गाँवों की, वो क्यों है। तो अभी क्या है फ्रेंड्स कि हम सब जानते हैं कि हमने अभी बात की जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, सरकार का जो रोल है वो काफ़ी कम हुआ है। वो अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो जॉब प्रोवाइड करने का हो, चाहे वो पानी की सुविधाएं हो, उसमें काफ़ी सरकार का रोल कम हुआ है, खासकर गांवों में। हम इससे अब जान सकते हैं कि देखिए कितने माइग्रेंट्स हमारे मुंबई, गुजरात, अलग अलग जो आपके इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हैं वहाँ पे कितने लोग माइग्रेट किए हैं। अभी हमने सब देखा कोविड-19 के पैंडेमिक में। तो हाँ, क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो वहाँ जो गांव के लोग रह रहे हैं वो अपने अपने वो चाहते हैं कि जो उनकी कंडीशन है, वो जो उनके बच्चे हैं वो आगे भविष्य में ना झेलें। तो इसीलिए वो जो है शहरों की तरफ पलायन करते हैं, ताकि जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। क्योंकि गाँव में ना तो अच्छी शिक्षा का प्रावधान है, ना तो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पे, और ना ही ऐसा इन्वायरमेंट है कि उनके बच्चों को एक सही उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, शहरों की तरफ पलायन करते हैं। दूसरा क्या रीजन है
कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसमें प्रॉफिट उतना नहीं है अब जो है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बारिश पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि जो सरकार इरिगेशन फैसिलिटी उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं प्रोवाइड करती है। तो जिससे उनको जो प्रॉफिट उसमें दिखता है, जो हमारे खासकर यूथ हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता, इसीलिए वो एग्रीकल्चर जो हमारे जो उसमें है उसको, जो हमारे यूथ हैं उसको अपनाने से कतराते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी बाढ़ मान लीजिए आ गई या फिर कोई भी ऐसा सूखा पड़ गया तो उनको काफ़ी नुकसान होता है उससे। तो इसीलिए वो बजाय खेत में काम करने के वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं, जिससे उनको एक अच्छा पैसा मिलता है और अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलता है। और तीसरा क्या प्रॉब्लम है, क्यों जो है विलेज की स्थिति ख़राब हो रही है, कि हम सब जानते हैं और ये भी हमारे स्कूलों में ये बताया जाता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो जो रूरल लाइवलीहुड है वो धीरे धीरे श्रिंक करता जाता है। मतलब धीरे धीरे वो जो क्योंकि ये उनको बताया जाता है कि ये एक सार्वभौमिक सार्वभौमिक सत्य है, और इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये टेक्स्ट में पढ़ा जाता है, और ये हमने देखा भी है कि जो हमारे इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ तो जो वहाँ के गांव थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे, उनका लाइवलीहुड खत्म होने लगा। तो इस चीज़ को यहाँ भी बताया जाता है, हमारे इंडियन स्कूल सिस्टम में, कॉलेज में यही बताया जाता है। तो इसको ये लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी मान चुके हैं। और चौथा क्या क्या कारण है क्यों जो है गांव की सुविधा हो जा रही है, जो हमारे क्वालिफाइड टीचर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो गाँवों में काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो, और उनका उसमें कारण भी है, क्योंकि जब उनके अगर जो मान लीजिए डॉक्टर हैं या फिर टीचर हैं, उनकी भी फैमिली होगी, अगर वो वहाँ पे उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलेगी, अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वो तो वहाँ जाके काम करना क्यों चाहेंगे। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आगे क्या है कि जो हमारा एक तरफ मतलब कि ये जब जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है और सरकार का रोल कम हो रहा है, इन दोनों के मध्य जो है, जो एक हम जानते हैं कि जो हमारा विलेज है वो सेल्फ सफिशिएंस का कंसेप्ट विलेजेस से ही आया। मतलब कि वो जितना उगाते हैं वो उतना कंज्यूम कर लेते हैं, और उनको जो है बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और एक रीजनरेशन, मतलब कि कोई भी मान लीजिए आती आपदा तो वो रीजनरेट, मतलब फिर से अपने आप को काबिल काबिल जो हमारे गांव होते हैं बनाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए हम आप देखेंगे जो हमारे माइग्रेंट्स हैं वो शहरों को छोड़ के गांव की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एटलीस्ट गांव में उनको खाने को तो मिल जाएगा ना। मतलब जो एक सेल्फ सस्टेन करने का जो एक लेवल है वो तो मेंटेन कर लेंगे, जो कि शहर में नहीं हो पाएगा। तो ये जो एक वो रोल है वो धीरे धीरे गाँव का कम होता जा रहा है, जैसे जो सरकार की रोल है वो कम हो रहा है और प्राइवेट का क्या बोलते हैं रोल बढ़ रहा है। तो अंत में ये कहते हैं कि जो हमारे गांव हैं उनको उनकी स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है। उनको जो है स्वास्थ्य और शिक्षा, सही स्वास्थ्य और जो एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने का जो है स्टेट का रोल होना चाहिए, उसमें स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए। और क्या करना चाहिए इसमें, ताकि जो हमारे सिटीज़ हैं, जो हमारे टाउन्स हैं और जो हमारे गांव हैं, ये दोनों सतत तरीके से डेवलप कर सकें, ताकि तभी जब दोनों साथ साथ डेवलप करेंगे तभी जो है एक समन्वय जो है बना रहेगा, और जो हमारा विलेज का जो एग्जिस्टेंस है वो भी मेंटेन रहेगा। फ्रेंड्स, आगे क्या है, आगे तीसरा आर्टिकल क्या है देखते हैं हम। कि भी मोदी जी ने अभी हम लोगों ने देखा था, मोदी जी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि तब जो हमारा दिल्ली में जो तबलीगी जमात हुआ था हज़रत निज़ामुद्दीन के पास, तो उससे फिर जो केसेस थे वो काफ़ी बड़े थे। तो फिर लोगों ने जो है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को लोग जो है टारगेट करने लगे थे, उनको काफ़ी एक उनके उनमें जो एक स्टिग्मा अटैच करने लगे थे कि सब कुछ इन्हीं कारण हो रहा है। तो मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया कि कोई भी ये जो कोविड-19 है, ये किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद या किसी भाषा या किसी जो हमारे बॉर्डर हैं उसको उसके विपरीत है बिल्कुल। वो सबको समान ट्रीट करता है, और इस समय यूनिटी बनाने की आवश्यकता है, ये हमारे मोदी जी ने कहा था। ये बहुत ही सराहनीय उनका स्टेटमेंट था। और तो फिर क्या हुआ, हमने फिर उसके बाद देखा कि काफ़ी उनको जो है
सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे थे बार बार कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, कि तबलीगी जमात के इंसिडेंट से काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो तो उनको जो जो हमारा एक एक समुदाय, जो हमारा मुस्लिम समुदाय है, उन पे काफ़ी टिप्पणियाँ लोग करने लगे थे। और अभी हमने रिसेंटली परसों एक केस देखा था कि मेरठ हॉस्पिटल में एक स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, जारी किया था कि यही एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया था उन्होंने। और हाँ, जो हमारा क्या बोलते हैं यूएन है, वो भी एक इस पे स्टिग्मा अटैच किया जा रहा है, उससे बचने के लिए कहा। और यूएई जो हमारा वेस्ट एशियन कंट्री है, उन्होंने भी जो है एक इस्लामोफोबिया का बोला कि इस्लाम जो मतलब जो हम हमारे कंट्री में देख रहे हैं कि एक उसमें अटैच कर रहे हैं, तो उससे बचने को कहा यूएई ने, और काफ़ी उसकी घोर निंदा की भी। और जो ओआईसी है वो क्या है, ये ओआईसी फ्रेंड, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमीशन, ये एक संस्था है जो कि हमारा इसका जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया में है, रियाद में बेस्ड है। तो ये उन्होंने भी काफ़ी इसको कंडेम किया और कहा कि जो इंडिया में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ग्रिम हो रही है, खासकर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को लेके। और हमने देखा फ्रेंड्स कि जिस तरह जैसे जैसे पेंडेमिक फैल रहा है, वैसे वैसे जो कम्युनलिज्म है वो भी धीरे धीरे एक तरीके का एक वायरस तरफ फैल रहा है, और इसको रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी एक अगर कुछ किसी भी समुदाय के कुछ लोग अगर ऐसा किसी से गलती होती है, तो एक उस पूरे समुदाय को जो है हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं, उनको ऐसे उसके लिए जो हुआ है उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं फ्रेंड्स। और आगे क्या है कि हमें इस समय जो है, इस समय जब पूरे देश को एकजुटता की आवश्यकता है, उस समय ऐसे स्टेटमेंट किसी भी पार्टिकुलर उनको वो करना ये बहुत ही गलत है। और लास्ट में ये क्या इस आर्टिकल में कहा जाता है कि मोदी जी का जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत ही सराहनीय है। और गवर्नमेंट ने भी जो है इसमें फिर बाद में जाहिर किया था कि कोई भी ऐसे जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट हों उसमें पार्टिकुलर कम्युनिटी और जो पार्टिकुलर इंसिडेंट है उसके पर्सपेक्टिव का नाम, उसका नाम जो है उस स्टेटमेंट में ना लिया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल छोटा सा है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कंट्री में 60 डे का जो है जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उस पर सस्पेंशन लगा लिया है। तो हम दोस्तों जान लेते हैं कि पहले इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो जो इमिग्रेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो फॉरेन मीन्स किसी भी कंट्री में जब फॉरेनर्स आते हैं और परमानेंटली सेटल होने के लिए आते हैं, वो आपके इमिग्रेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। और जो नॉन इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? जो टेम्परेरी पर्पस के लिए आते हैं, जॉब के लिए या स्टडीज़ के लिए आते हैं या हेल्थ के लिए आते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? नॉन इमिग्रेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसमें बस हम लोग दो चीज़ जानना है कि जो H1B और H1B वीज़ा क्या होता है। तो H1B और H1B वीज़ा ये यूएस जो है जारी करता है, जो नॉन इमिग्रेंट्स वर्कर होते हैं उनके लिए। और ये जो वहाँ पे एम्प्लॉयर होते हैं वो ये वीज़ा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं H1B वीज़ा क्या है फ्रेंड्स। तो H1B वीज़ा ये एक स्पेशल ऑक्यूपेशन, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर आपको पढ़ना है या फिर हाँ या ये तो आपको जो है जॉब करना है, तो ये किसी भी सेक्टर में जिसमें एक मान लीजिए मान्यता हो कि आपको बैचलर डिग्री होगी, तो वो उसके लिए H1B वीज़ा होगा। और H2B क्या होगा वीज़ा? ये मान लीजिए कोई भी टेम्परेरी वर्क है, मान लीजिए एग्रीकल्चर का ही वर्क है, जिसमें मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर टाइम में या फिर जब किसी सीज़न में, या मान लीजिए कोई पीक लोड होता है, कुछ भी होता है, मान लीजिए एक टेम्परेरी पीरियड के लिए ही जो है क्या बोलते हैं ये H2B वीज़ा होता है। और इसमें स्पेशलिटी कोई जो होते हैं, मैंने बात की H1B वीज़ा में उसकी आवश्यकता नहीं होती है। आखिरी आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आखिरी आर्टिकल हमारा जुडिशरी पे बेस्ड है। तो हम जान लेते हैं क्या क्या आर्टिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स ये। तो हम सब जानते हैं जुडिशरी क्या है? न्यायपालिका। ये हमारा जो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये जुडिशरी उसका पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स होते हैं। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका मेंशन हमारा किस में है? संविधान के चैप्टर 4 पार्ट 5 में है। और जो हाई कोर्ट है उसका मेंशन कहाँ है? उसका मेंशन हमारा चैप्टर 5 और पार्ट 6 में है फ्रेंड्स। और
फिर इनका जो इनके इनकी इन जो मीन्स इंडिपेंडेंस जो है हमारी जुडिशरी को इंश्योर करने के लिए जो उनकी सैलरीज होती है जजेस की और जो एज ऑफ रिटायरमेंट होती है वो सब स्पेसिफाइड है। और जो इनकी मेनली जो सैलरी होती है वो हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे होती है, मतलब कि वो पार्लियामेंट में वोटेबल नहीं होती है, वो निर्धारित होती है। तो इससे इनकी इंडिपेंडेंस जो है क्या बोलते हैं जो हमारी जुडिशरी न्यायपालिका है उसकी इंश्योर होती है। और इनका रोल क्या होता है फ्रेंड्स, इनका रोल मेनली क्या होता है, जो भी मान लीजिए कोई भी लेजिस्लेशन, मान लीजिए जो कोई भी लॉ आता है, जो भी जो सरकार बनाती है उसको 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 रिव्यू करना, उसमें उसको चेक करना और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना। और मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उन अगर वो अपने पावर को ब्रीच करती हैं या तो फिर उस पर भी चेक करना है। तो मेनली जो हमारा जुडिशरी है वो चेक एंड बैलेंस करता है हमारा एग्जीक्यूटिव को के पावर को और जो भी वो लॉ पास करते हैं उनको। और जुडिशरी को इम्पीच करने का भी प्रावधान है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक एंड बैलेंस कर सकती है, बल्कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं वो भी बराबर जुडिशरी को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। इम्पीचमेंट का प्रावधान हमारा 124 आर्टिकल में जो है दिया गया है। और जो फॉर सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा हाई कोर्ट है वो 217 आर्टिकल में जो है इम्पीचमेंट का प्रावधान दिया गया है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुई है फ्रेंड्स कि अभी हमने देखा कि एक हमने देखा है फ्रेंड्स कि एक जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में जो एक हमने देखा कि एक डिमार्केशन है, उसमें काफ़ी जो है एक ब्लड सिचुएशन आई है। और वो क्या है आगे हम देखते हैं। तो अभी दो केसेस हैं, एक तो काफ़ी पुराना है 2014 में, जब पूर्व सीजेआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको गवर्नर बनाया गया था केरल का, पी सदाशिवम जी, उनको जो है 2014 में बनाया गया था। और अभी रिसेंटली जो हमारे फॉर्मर सीजेआई हैं रंजन गोगोई जी, उनको राज्यसभा के मेंबर के लिए प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। तो ये दोनों केसेस क्या शो करते हैं, इसमें जो नेक्सस है आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शो करते हैं। और हमने देखा कि जो रंजन गोगोई साहब हैं पूर्व सीजेआई, इन्होंने अपने रिसेंट जजमेंट में क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को ही फेवर किया था, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो अयोध्या वर्डिक्ट हो, ठीक है। तो ये सब क्या शो करता है, ये आगे ये जुडिशरी की पे ये सवाल उठाता है और चैलेंजेस शो करता है। क्या क्या चैलेंजेस शो करता है हम देखते हैं फ्रेंड्स आगे। ये फ्रेंड्स शो करता है कि जो हमारा जो एक हमने बात की जो इंडिपेंडेंस हमारे संविधान में दिया गया है, उनके ये जो लोगों में एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारा जो जुडिशरी है, कुछ भी हमारे राइट का ब्रीच होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाता है तो उसके लिए जो हमारा जो हमारी जो न्यायपालिका है वो है। अगर ऐसे केसेस अगर सामने आएंगे, ठीक है, तो वो तो आगे जो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो ब्रीच करेगा ना फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे क्या है, आगे क्या चैलेंजेस ये पोज करता है, ये अब जो भी क्या बोलते हैं, जो भी जजेस होते हैं, जो भी जजमेंट लिए रहते हैं पहले, अगर जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब अगर उनको जो अगर ऐसे गवर्नर बनाया जाएगा, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा, तो जो उनके जजमेंट रहेंगे मीन्स उनके रिटायरमेंट के पहले वो प्रभावित होंगे। जैसे हमने देखा अभी केस में पहले राफेल का हो गया, चाहे वो अयोध्या वर्डिक्ट हो गया, वो गवर्नमेंट के फेवर में दिया था। तो ये भी क्या बोलते हैं काफ़ी एक बुरा पिक्चर शो करता है। और आगे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट भी जाता है। हमने पहले भी क्या बोलते हैं डिस्कस किया फ्रेंड्स कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी है ये सेपरेट हैं तीनों, और तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो ये भी अगर किसी के बीच में भी नेक्सस दिखता है तो वो क्या बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। तो ये भी जो है एक शो करता है चैलेंज। और उसके बाद क्या है फ्रेंड, अभी रिसेंटली जब इनको राज्यसभा का मेंबर चुना गया था, तो उसमें इनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रंजन गोगोई साहब ने, कि ऐसे पहले भी केसेस हुए हैं, पहले भी जो है कई लोगों को जो है अपॉइंट किया गया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये बहुत ही ये उनकी इंडिपेंडेंस और जो इनका एक उनकी रेशनैलिटी को जो है शो करता है कि क्या उनकी रेशनैलिटी है। और क्या उन्होंने कहा कि जो इनको ये
मीन्स प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, ये एज अ जॉब नहीं है, एज अ ये एक सर्विस, एक सेवा है। तो ये भी एक तरीके का जो है बहुत ही वेग स्टेटमेंट है इनका, जो कि गलत, जो कि बिल्कुल सराहनीय नहीं है, निंदनीय है। और आर्टिकल 80 और आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि राज्यसभा का मेंबर जो होगा, अगर जो जो मीन्स नॉमिनेटेड मेंबर होगा, जो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करेंगे, वो जो है कहाँ किस किस क्षेत्र से होंगे फ्रेंड्स, वो लिटरेचर फ्रेंड्स से होंगे। मान लीजिए लिटरेचर में कोई है, साइंस में है, आर्ट में, सोशल सर्विस में है, वहाँ से होंगे। लेकिन जब जब हमारे संविधान जब लोग बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि CJI मीन्स रिटायर्ड CJI को भी जो है, इनको जो है इसमें मेंशन किया, लोग जो है सरकार इसका गलत फ़ायदा उठा सकती है। तो ये कभी सोचा भी नहीं होगा संविधान बनाने वालों, जो हमारे अम्बेडकर जी थे। तो आगे इसमें वे फॉरवर्ड, मतलब इसका सोल्यूशन क्या बताते हैं। सोल्यूशन ये कहते हैं फ्रेंड्स कि इसको जो भी ये हुआ है अभी, तो इसके लिए एक प्रॉपर लॉ लाने की आवश्यकता है, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, ताकि जो ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब दी जा रही है, जो हमारे CGIs अभी हमने डिस्कस किया, तो ये इसको जो है दूर किया जा सके, क्योंकि हमने देखा इससे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। और लास्ट क्या है कि जो इनकी जो एज है वो जो है 1 या 2 साल बढ़ाई जाए, जिसकी, ताकि जो है उनको इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और अंत में ये कहते हैं फ्रेंड्स कि जो जजेस होते हैं वो हमारे संविधान के सर्वेंट्स होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं। वो संविधान को चाहने का काम होता है, ना कि उनको गवर्नमेंट को जो है सर्व करने का काम होता है फ्रेंड्स। तो ये पूरा आर्टिकल था। तो आज